बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम देखेंगे क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, विद सॉल्यूशन के साथ में। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही आपको समझाया जाएगा, जो कि आपकी एनुअल मोड एग्जामिनेशन यानी कि टर्म 2 2021 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको बताने वाला हूँ आपके सैंपल पेपर में, वो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा। और सबसे मेन बात की, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हिंदी मीडियम में, तो यही प्रश्न आपको इंग्लिश मीडियम में किस तरह से लिखना है, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से ये लिखा जाएगा। तो सभी प्रश्न मैं आपको अच्छे से पढ़ के समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ सके। तो अगर हम आपके पेपर पैटर्न की बात कर लें तो टाइमिंग है 2 घंटे की, मैक्सिमम मार्क्स है आपके 35। प्रश्न पत्र को 3 खंडों में विभाजित किया गया है, खंड का, खा और गा। खंड का में आपके 9 प्रश्न है, ठीक है, जिसमें से आपको 7 के हल करने हैं, 2 मार्क्स के। खंड खा में आपके 5 प्रश्न है, जो जिसमें से आपको 3 करने हैं, जो कि आपके 3 मार्क्स से हैं। खंड गा में आपके 4 प्रश्न हैं, ठीक है, इसमें से आपको 3 करने हैं, जो कि आपके 4 मार्क्स के। तो ओवरऑल देखें तो आपको टोटल प्रश्न करने हैं 13 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 18, यानी कि आपको 5 चॉइस आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाली है, ठीक है। मैं देखिए प्रश्न पत्र आपको हिंदी मीडियम में पढ़ के अच्छे से समझाऊंगा, बाकी इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं वो आप चाहे तो क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन के आंसर को पढ़ सकते हैं। और जब आप देखिए मैं आपको हिंदी में समझा ही रहा हूं, तो हिंदी में आप समझिए, इंग्लिश में आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ई से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा बच्चों, भारतीय पैरालंपिक खेल संघ के उद्देश्य लिखिए। भारतीय पैरालंपिक खेल संघ के उद्देश्य क्या है? तो देखिए सबसे पहला है खेल के अवसरों और प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना। खेल के जितने भी अवसर होते हैं, जो प्रतियोगिताएं होती हैं, उनको और अधिक बढ़ावा दिया जा सके। सभी स्तरों पर और सभी जो खेल हैं, यहाँ पे मात्रा में मिस्टेक है, सभी खेल संरचना में गंभीर दिव्यांगता वाले एथलीटों के लिए भी उचित अवसर विकसित किए जाने चाहिए, ताकि वो भी अपना मनोरंजन कर सके, अपने लक्ष्य को पा सके। थर्ड है प्रत्येक पैरालंपिक खेल संघ के आत्मसम्मान को राष्ट्रीय खेल को आंदोलन के रूप में बढ़ावा देना। अर्थात जो प्रत्येक पैरालंपिक खेल संघ होते हैं, ये आत्मसम्मान को, यानी जो राष्ट्र का आत्मसम्मान है, उसको एक आंदोलन के रूप में इन्हें बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। और खेल के अंतर्गत जो निष्पक्ष खेल की भावना है, उस पर बल देना चाहिए। किसे? भारतीय पैरालंपिक खेल संघ। तो ये हो गया आपका हिंदी मीडियम में क्वेश्चन कंप्लीट। इंग्लिश मीडियम में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पैरालंपिक स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया 2 मार्क्स। तो आप इस तरह से ये 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप इसे वीडियो को पॉज करके चाहे तो पढ़ सकते हैं, बाकी आपको मैंने हिंदी मीडियम में समझा ही दिया है, और इंग्लिश में जो पॉइंट है वो आप इस तरह से लिख देंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आसन का वर्गीकरण कीजिए, यानी कि आसन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आसन तो भाई बहुत सारे होते हैं, जिसमें से देखिए आपको 2 मार्क्स में पूछा गया तो 2 आप लिखेंगे, लेकिन मैं आपको 3 समझा देता हूं। जैसे कि सबसे पहला है ध्यानात्मक आसन। ध्यानात्मक आसन में क्या क्या सम्मिलित होता है? पद्मासन हो गया, सिद्धासन हो गया, गोमुखासन हो गया आदि। इन्हें शांत वातावरण में स्थिर होकर किया जाता है, ताकि व्यक्ति के जो ध्यान करने की शक्ति है वो बढ़ाई जा सके। तो ध्यानात्मक यानी कि ध्यान से संबंधित, ध्यान को और विकसित करने से संबंधित है। विश्रात्मक यानी कि व्यक्ति को पूर्ण तरीके से विश्राम मिल सके। कौन से आसन है? संसाक्षण है, शवासन है, मकरासन है आदि। इन्हें करने से शारीरिक व मानसिक थकावट दूर हो जाती है। थर्ड है संवर्धनात्मक। संवर्धनात्मक मतलब कि सिंहासन, हालासन, मयूरासन, यह शारीरिक विकास के लिए लाभदायक है। यह प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण को सामर्थ्य देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इनमें से 3 में से 2 लिखने हैं। बाकी मैंने आपको 3 इसलिए बताया ताकि अगर आप एक कोई सा याद नहीं भी करते तो 2 आप याद जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन में सेकंड यहाँ पे देख सकते हैं, क्लासीफाई पोस्टर, ठीक है, पोस्चर है, क्लासीफाई पोस्चर। तो फर्स्ट है मेडिटेशन, सेकंड है रिलैक्सेशन, एंड सी है प्रमोशनल, ठीक है। तो ये जो है वो आप इसे कुछ इस तरह से इसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में पूछा गया है, पैराग्लाइडिंग पर टिप्पणी करें। पैराग्लाइडिंग क्या है ये आपको समझाना है। तो पैराग्लाइडिंग जो है वो एक मनोरंजक और प्रतिस्पर्धा साहसिक खेलों में से एक है। यह हल्के पैराग्लाइड ग्लाइडर विमानों के द्वारा की जाती है। इसमें पायलट विंग के नीचे लगे हॉर्नेस में बैठता है और दूसरे व्यक्ति को हॉर्नेस के सहारे खुद से बांधता है। विंग को लाइनों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पंखे के सामने आने पर हवा का दबाव बाहर बहने वाली गतियुक्त हवा की ओर होता है, जिससे व्यक्ति हवा में खिंच जाता है। इसे ही पैराग्लाइडिंग कहा जाता है। तो पैराग्लाइडिंग क्या होगा? एक तरह से हवा में व्यक्ति का सैर करना, यानी कि घूमना। लेकिन ये घूमना कैसे? जो एक पर्टिकुलर जो प्रक्रिया है
वो यहाँ पे दी गई है। ठीक है, आपको समझ में आ गया पैराग्लाइडिंग क्या है। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं, तो कमेंट ऑन पैराग्लाइडिंग, हाउ इज इट। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख देंगे, व्हाट इज पैराग्लाइडिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ, खेल मनोविज्ञान के महत्व को स्पष्ट कीजिए। खेल मनोविज्ञान का जो महत्व है आपको वो समझाना है। तो सबसे पहला तो है बच्चों प्रदर्शन में सुधार। खेल मनोविज्ञान एथलीटों या खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आत्मविश्वास में सुधार करने में सहायता करता है। खेल मनोविज्ञान का ज्ञान जो है, खेल मनोविज्ञान का ज्ञान खिलाड़ियों को वैज्ञानिक तरीके से उनके व्यवहार में परिवर्तन कर उनके प्रदर्शन और व्यक्तित्व में सुधार लाता है। यानी कि जो व्यक्ति है खेल मनोविज्ञान के ज्ञान से वो अपने प्रदर्शन में अपने व्यक्तिगत भाव में सुधार ला सकता है। सेकंड है प्रेरणा और प्रतिक्रिया। उचित प्रेरणा और प्रतिक्रिया खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ावा देती है। यह खिलाड़ियों को परामर्श देती है कि वह प्रदर्शन में सुधार किस प्रकार से ला सकते हैं। यह खेल मनोविज्ञान के द्वारा निर्देशित किया जाता है। थर्ड है अच्छे खिलाड़ियों के चुनाव में सहायक। खेल मनोविज्ञान प्रशिक्षकों को अच्छे खिलाड़ियों के चुनाव में मदद भी करता है। इस ज्ञान के द्वारा उन्हें खिलाड़ियों के व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। इसके साथ वह उन्हें अच्छे तरीके से प्रशिक्षित भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो खेल मनोविज्ञान के महत्व जो है वो आप इस तरह से लिख देंगे। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, प्रदर्शन में सुधार, प्रेरणा और प्रतिक्रिया, अच्छे खिलाड़ियों के चुनाव में सहायक। तो देखिए यहाँ पे वैसे तो अगर देखें तो यहाँ पे इसे मैं 3 भी कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट दिए गए। लेकिन देखिए मैंने आपसे क्या कहा है कि जब भी आपसे 2 मार्क्स का पूछा जाए तो आप 3 पॉइंट लिखिए, कम से कम 3 का पूछा जाए तो 4 लिखिए, और 4 पूछे जाए तो आप 5 लिखिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स फिजिकोलॉजी। तो सबसे पहले इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, मोटिवेशन एंड फीडबैक, हेल्पफुल इन सिलेक्टिंग गुड प्लेयर्स। तो ये 3 चीजें हैं, इन तीनों ही स्टेटमेंट को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। और बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक आई बटन जैसा कुछ लिखा होगा, ठीक है, तो उस पे आप क्लिक करके बहुत सारी जो वीडियोस है आपके सिलेबस से संबंधित वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जैसे जब आप चैनल पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास 11 से संबंधित चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया और ज्योग्राफी का टर्म 2 का हो गया, ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख सकते हैं, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी और इंग्लिश का भी मैं बहुत जल्दी बच्चों लेके आने वाला हूँ। तो इसीलिए ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप आर्ट्स के बच्चे हैं, आप फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो आर्ट्स के ही होंगे, तो आप क्या कीजिएगा कि इस चैनल पे जाके जो ये वीडियोस मैंने आपको समझाई हैं इनको जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको अपने सिलेबस को समझने में काफी सहायता होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, डोपिंग की अवधारणा लिखिए। डोपिंग की अवधारणा क्या है, तो देखते हैं। डोपिंग शब्द वह शब्द है जो खेल के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है तब जब एथलीट अपने खेल के प्रदर्शन को गलत तरीके से सुधारने के लिए तरीकों पर निषिद्ध पदार्थों का उपयोग करता है। सामान्य तरीके से डोपिंग का उपयोग होता है खेल में किसी व्यक्ति के द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रदर्शन को बढ़ाने वाले पदार्थ या तरीके हैं। वास्तव में कुछ खेल व्यक्ति अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए अवैध पदार्थ लेते हैं। गतिविधि को डोपिंग के रूप में जाना जाता है। इसी गतिविधि को डोपिंग के रूप में जाना जाता है। खेलों में जो प्रतिबंधी है वो प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के इस्तेमाल का आमतौर पर इसे डोपिंग कहा जाता है। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठनों के द्वारा अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं का उपयोग खेल की भावना के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बताया गया है, डोपिंग का अर्थ ये हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति अपने खेल में अपना प्रदर्शन अच्छा करने के लिए जो कुछ एनर्जी ड्रिंक कहते मतलब कि कुछ एनर्जी या फिर कोई ऐसी दवाई लेता है जिससे उसका खेल में ध्यान आकर्षित रहता है और वो अच्छे से और ज्यादा काम कर सकता है उस खेल में, तो इसी चीज को कहा गया है डोपिंग। और अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन जो अधिकारी हैं उनके वो ये कहते हैं कि ज्यादातर खिलाड़ी जो है वो ऐसे दवाओं को लेते हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय खेल की भावना के खिलाफ है। ठीक है, तो डोपिंग की अवधारणा ये हो गई। अब इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग, 2 मार्क्स में दिया हुआ है। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। जो यहाँ पे ये पूरे की कितनी है, 4, 5, हाँ 5.5 लाइन लिखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में पूछा गया हमसे समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को लिखिए। देखिए आवश्यकता और महत्व दोनों एक ही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 2 मार्क्स में है। तो सबसे पहला है समान अवसर प्रदान करना। समावेशी शिक्षा क्या करती है, समान अवसर प्रदान करती है। प्रत्येक छात्र की जो विशिष्टता है यानी कि उसकी जो श्रेष्ठता है उसको बढ़ावा देती है।
एक बेहतर शैक्षणिक उपलब्धि को बढ़ावा देती है, जागरूक और संवेदनशीलता को बढ़ावा देती है और सामाजिक कौशल को विकसित करती है। तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व किस तरह से है, ये 5 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आपको कम से कम बच्चों इसमें 4 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे हैं तो आपको 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देख सकते हैं पूछा गया है राइट द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, तो ये है आपके 5 पॉइंट, इसे आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 में पूछा गया है योग निद्रा का विस्तृत रूप से व्याख्या करें और ध्यान को बढ़ाने के लिए योग निद्रा की व्याख्या कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो योग निद्रा क्या है, तो योग निद्रा का अर्थ है आध्यात्मिक नींद, जिसे एक शब्द में कह सकते हैं तो आध्यात्मिक नींद। यह वह नींद है जिनमें जागते हुए सोना है। सोने व जागने के बीच की इस स्थिति को योग निद्रा कहते हैं। यानी कि योग निद्रा क्या होगा, एक ऐसी नींद जिसमें आपको सोते हुए भी जागना है, यानी कि सोने व ऐसी जागने के बीच की प्रक्रिया को योग निद्रा कहते हैं। अब लाभ देख लीजिए, तो योग निद्रा का प्रयोग करके रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, सिरदर्द, तनाव, पेट व घाव, दमे की बीमारी, गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों, जोड़ों का दर्द, साइटिका, अनिद्रा, अवसाद और अन्य मनोवैज्ञानिक बीमारियों स्त्री रोग में प्रसव काल की पीड़ा में बहुत लाभदायक होते हैं। तो योग निद्रा के ये बहुत सारे फायदे हैं, इसमें से आपको 3 से 4 फायदे याद रख लेने, जैसे कि मधुमेह में हृदय रोग, सिर दर्द, पेट का घाव, दमे की बीमारी, गर्दन दर्द, ये सारी चीजें जो वो आप इसमें से इजीली याद कर सकते हैं। तो योग निद्रा क्या है, एक ऐसी नींद जिसमें आपको सोते हुए भी जागना है, इसी बीच की स्थिति को कहते हैं योग निद्रा। योग निद्रा के लाभ क्या है ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से इंग्लिश में देख सकते हैं आप एक्सप्लेन योग निद्रा एंड डिटेल और एक्सप्लेन योग निद्रा फॉर इनहेंसिंग मेडिटेशन। तो व्हाट इज योग निद्रा, दिस वन, एंड बेनिफिट्स ऑफ योग निद्रा, दिस वन। तो हाउ यू राइट लाइक दिस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो 8 में पूछा गया है साहसिक खेलों के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। जो साहसिक खेल होते हैं इनके कोई 2 उद्देश्य। तो सबसे पहला प्रकृति के साथ जुड़ना। अधिकतर खेलों में आउटडोर क्रियाकलाप शामिल होते हैं, यानी कि जो घर से बाहर खेले जाते हैं, जो प्रतिभोगियों को प्रकृति के साथ जुड़ने का अनुभव प्राप्त करने का शुभ अवसर देते हैं। प्रतिभागी प्रकृति के नजदीक आते हैं। प्रकृति के साथ यह जुड़ाव प्राकृतिक वातावरण का अनुभव प्रदान करता है। तो साहसिक खेल जो है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को प्रकृति के साथ जोड़ता है। सेकंड है अतिरिक्त ऊर्जा का उचित प्रयोग। साहसिक खेल जो है वो प्रतिभागियों को उनकी अतिरिक्त ऊर्जा तथा उत्साह को एक सकारात्मक तथा स्वस्थ दिशा प्रदान करते हैं, जिससे वे अपना सर्वांगीण विकास करने में सफल होते हैं। अर्थात व्यक्ति जो है वो क्या करता है, साहसिक खेल प्रतियोगियों को उनकी जो अतिरिक्त उनकी ऊर्जा होती है उसे उत्साह के एक सकारात्मक के रूप में, एक स्वस्थ दिशा के रूप में क्या करते हैं, अपना विकास अच्छे से कर पाते हैं। तीसरा है एकाग्रता विकसित करना। कोई भी साहसिक खेल बिना एकाग्र हुए खेला ही नहीं जा सकता है। साहसिक खेलों में भाग लेकर एक व्यक्ति में अनुभवों की श्रृंखला को आत्मसात करने की योग्यता आती है। इस प्रकार व्यक्ति की ध्यान केंद्रित करने की योग्यता बढ़ती है, जिससे उसकी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। तो ये आपको समझ में आ गया। साहसिक खेलों के कोई 2 उद्देश्य। सबसे पहला है कि व्यक्ति को ठीक है क्या करती है, प्रकृति के साथ जोड़ती है। उसके अंतर्गत जो अतिरिक्त ऊर्जा आती है उसका उचित उपयोग कर सकता है व्यक्ति, और व्यक्ति की जो एकाग्रता की शक्ति होती है उसमें बढ़ावा मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो फर्स्ट है कनेक्टिंग विद नेचर, सेकंड है प्रॉपर यूज ऑफ एक्सेस एनर्जी, एंड सी है डेवलपिंग कंसंट्रेशन। तो ये 3 पॉइंट आप लिख देंगे। वैसे 2 पूछेंगे तो आप इनमें से कोई भी 2 लिख देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कौशल के वर्गीकरण को विस्तार से लिखिए। तो सबसे पहले आप बता देंगे कौशल क्या है और कुछ 1-2 कौशल बता देंगे कौन से। तो ऐसी अनेक खेल क्रियाएं होती हैं जिनमें प्रत्येक क्रिया में कौशलों और आवश्यकताओं के कारण इनको वर्गीकृत करना वास्तव में काफी मुश्किल काम है। सामान्यतः कौशल निम्न प्रकार के होते हैं। अब देखिए कौशल कौन कौन से हैं। तो देखिए वर्गीकरण पूछा गया था, तो आप चाहे तो ये भी लिख सकते थे कि कौशल निम्न प्रकार के होते हैं, लेकिन ये एक लाइन इसलिए लिख दी गई है ताकि आपको समझ में आ सके आखिर जो कौशल है उसके बारे में हम क्या बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला है खुले। ऐसे कौशल जो नियंत्रण में नहीं होते हैं या जिनके बारे में हमें पहले से कुछ ना कुछ कहा जा सकता हो, उन्हें खुले कौशल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो खुले कौशल समझ में आ गया। फिर देखिए बंद कौशल। यह
एक स्थिर या पहले से बताए जा सकने योग्य वातावरण में किए जा सकते हैं। थर्ड है साधारण, ऐसे कौशल जिनमें समन्वय या सामंजस्य, समय व विचारों की अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें साधारण कौशल कहते हैं। ये सीखने में आसान होते हैं, जैसे चेस्ट पास, अडर फार्म सर्विस इत्यादि। फोर्थ है जटिल, इस प्रकार के कौशलों में समन्वय या सामंजस्य, समय विचार की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, इनको करने में जटिलता का सामना करना पड़ता है, जैसे फुटबॉल में ओवरहेड की। तो क्या है कि देखिए, एक कौशल कोई भी खेल हो तो उसी के अंतर्गत ये सारे कौशल आप जोड़ सकते हैं। उसके अंतर्गत खुले कौशल क्या हो जाएंगे, बंद कौशल क्या होंगे, साधारण कौशल क्या होंगे, जटिल कौशल क्या हो सकते हैं। ये सारी चीज पॉइंट जो है वो आप इस तरह से लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। अब इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देख सकते हैं क्लासिफाई स्किल्स इन डिटेल। तो फर्स्ट है ओपन स्किल, सेकंड है क्लोज्ड स्किल एंड थर्ड है सिंपल स्किल्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया। चलिए एक बार मैं आपको दोबारा से सेक्शन जो ए है आपका, उससे सभी प्रश्न उत्तर दोबारा से यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं पहला प्रश्न है भारतीय पैरालंपिक खेल संघ के उद्देश्य, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में। सेकंड है आसन का वर्गीकरण कीजिए, ध्यानात्मक, विस्तारात्मक और संवेदनात्मक। पैराग्लाइडिंग पर टिप्पणी करिए, कमेंट ऑन पैराग्लाइडिंग। खेल मनोविज्ञान के महत्व को स्पष्ट कीजिए, प्रदर्शन में सुधार, प्रेरणा और प्रतिक्रिया, अच्छे खिलाड़ियों के चुनाव में सहायक, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स फिजिकोलॉजी, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, मोटिवेशन एंड फीडबैक, हेल्पफुल इन सिलेक्टिंग गुड प्लेयर्स। डोपिंग की अवधारणा लिखिए, राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग। 6 है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता के महत्व को लिखिए, राइट द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। 7 है योग निद्रा की विस्तृत रूप से व्याख्या करें, ध्यान को बढ़ाने के लिए योग निद्रा की व्याख्या कीजिए। तो योग निद्रा का अर्थ क्या है, इसके लाभ क्या है। 7 है यहाँ पे देख सकते हैं योग निद्रा एंड बेनिफिट ऑफ योग निद्रा। 8 है साहसिक खेलों में कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो प्रकृति से जुड़ना, अतिरिक्त ऊर्जा का उचित प्रयोग, एकाग्रता को विकसित करना। राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, कनेक्टिंग विद नेचर, प्रॉपर यूज ऑफ एनर्जी, डेवलपिंग कंसंट्रेशन। क्वेश्चन 9 कौशल का वर्गीकरण कीजिए, खुले कौशल, बंद कौशल, साधारण कौशल, जटिल कौशल। क्लासिफाई स्किल्स इन डिटेल, ओपन स्किल्स, क्लोज्ड स्किल्स एंड सिंपल स्किल्स। तो कंप्लीट हो गया बच्चों आपका सेक्शन ए। चलिए सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी की तरफ बढ़ने से पहले अब बच्चों चैनल के जो वीडियोस मैंने आपको बताई हैं, ये जो प्लेलिस्ट आपको मैंने समझाई है, इन सभी प्लेलिस्ट के जो वीडियोस हैं उनको जरूर देखिएगा। और आप सभी सैंपल पेपर को अगर एक ही बार में देखना चाहते हैं, एक ही वीडियो में और एक ही प्लेलिस्ट में, तो यहाँ पे जाइएगा। इस प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 11 सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021 बाय टर्म टू सॉल्यूशन। इसमें आपको सभी के सभी जो सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन साथ में देखने को मिल जाएंगे। और एक ही नहीं, आपको 8-8, 10-10 एक ही सब्जेक्ट के आपको सैंपल पेपर देखने को मिलने वाले हैं। तो सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, एक शारीरिक शिक्षक की भूमिका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या हो सकती है। ठीक है, के लिए यहाँ पे होना चाहिए, क्या हो सकती है 3 मार्क्स में। तो देखिए शारीरिक शिक्षा के शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक अधिनियम हुआ था 2016 में। इसके अनुसार उन्हें शारीरिक क्रियाओं को कराने के लिए अपने पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाना चाहिए तथा उन्हें सामान्य बच्चों की भांति गतिविधियों को विकसित करना चाहिए। अर्थात एक अधिनियम पारित हुआ था 2016 में, जिसमें ये कहा गया था कि शारीरिक क्रियाओं को कराने के लिए जो विशेष आवश्यकता वाले हैं, तो अपने पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किया जाना चाहिए और उन्हें भी सामान्य बच्चों की भांति गतिविधियों को कराया जाना चाहिए। एक किसी विशेष आवश्यकता के लिए विशेष उपकरणों की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो विशेष प्रकार के बच्चे हैं, इनके लिए विशेष उपकरणों की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। अब जैसे बाल संबंधी खेल, इनको आयोजन किए जाने चाहिए। जैसे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऐसे खेल विशेष ढंग से तैयार किए जाते हैं जिससे कि गामक क्रियाओं में वृद्धि हो सके, उनकी शक्ति, उनकी गति, तालमेल संबंधी क्रियाओं से मांसपेशियों की शक्ति में वृद्धि हो सके। एक शारीरिक शिक्षक बच्चे के अभिभावकों एवं चिकित्सक की मदद से विशेष बच्चे की अक्षमता के आधार पर क्रियाएं तैयार करता है एवं चिकित्सक की सलाह से उन्हें क्रियान्वित भी करता है। तो एक शारीरिक शिक्षक के रूप में जो एक शिक्षक की भूमिका है, वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में क्या हो सकती है, अधिनियम 2016 के अकॉर्डिंग, और ये विशेष उपकरणों की व्यवस्था करना और बाल संबंधी खेल। तो आगे आपको कुछ समझ में क्वेश्चन नंबर 10 इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। व्हाट कैन बी द रोल ऑफ फिजिकल टीचर फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो यहाँ पे देखेंगे आप एक्ट यानी कि आर्टिकल 2016, स्पेशल इक्विपमेंट शुड बी अरेंज्ड फॉर अ पर्टिकुलर नीड। देन नीचे दिया हुआ है फोर्स गेम्स, यानी कि
एक सेकेंड, फोर्स गेम्स, फोर्स नहीं होना चाहिए यहाँ पे इंग्लिश में, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बाल संबंधी खेल, तो यहाँ पे होना चाहिए चिल्ड्रंस गेम्स, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में पूछा गया है संस्काशन विधि एवं इसके लाभ। ठीक है, तो सबसे पहले हम विधि देखेंगे, फिर लाभ देखेंगे। तो विधि देखते हैं। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं और फिर अपने दोनों हाथों को श्वास भरे हुए ऊपर उठा लें। कंधों को कानों से सटा हुआ महसूस कीजिए, फिर सामने की ओर झुकते हुए दोनों हाथों को आगे समांतर फैलाते हुए श्वास को बाहर निकालिए और हथेलियों को भूमि पर टिका दीजिए। फिर माथा भी भूमि पर टिका दीजिए। कुछ समय तक इसी स्थिति में रहकर पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाइए। इसी विधि को हम कह देंगे संसाक्षण विधि। ठीक है, अब इसके लाभ देखिए। यदि आपके पेट, देखिए सबसे पहले तो ये बताया गया कि वो व्यक्ति इसे ना करें जिसके पेट और सिर में कोई गंभीर समस्या हो, तो वो व्यक्ति आसन ना करें। इसके लाभ देखिए, हृदय रोगियों के लिए यह आसन जो है वो लाभदायक है। यह आसन पेट, कमर व कूलों की चर्बी को कम करके एवं अग्राशय व गुर्दों को बल प्रदान करता है। फोर्थ है, इस आसन के नियमित अभ्यास से तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन आदि मानसिक रोग भी दूर होते हैं। मस्तिष्क शांत हो जाता है, तनाव कम हो जाता है, रीढ़ की हड्डी में खिंचाव उत्पन्न होता है, एकाग्रता में वृद्धि होती है। तो ये जो आपका आसन है संसाक्षण, ये क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है एक व्यक्ति के लिए। ठीक है, खास करके से उसे नहीं करना चाहिए जो पेट और उसके सिर में कोई गंभीर समस्या है, उसके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। तो 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में आप इस तरह से लिखेंगे, राइट द मेथड ऑफ बेनिफिट ऑफ संसाक्षण, मेथड ऑफ दिस वन एंड बेनिफिट्स ऑफ दिस वन। तो ये हो गए आपके बेनिफिट्स एंड ये है आपका मेथड। तो इसे आप इस तरह से लिख देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में पूछा गया है किशोर अवस्था की किन्हीं दो विकासात्मक विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, दो विशेषताएं, तो एक आप लिख देंगे शारीरिक विशेषता, ठीक है, और एक लिख देंगे आप मानसिक। तो शारीरिक विशेषता क्या होती है, किशोर अवस्था में ऊंचाई, वजन और हड्डियों में वृद्धि लगभग पूरी हो जाती है। धैर्य काफी हद तक विकसित हो जाता है। मांसपेशियों में समन्वय चरम सीमा पर पहुंच जाता है। लड़कियों में मासिक धर्म तथा लड़कों में स्वप्न रोग शुरू हो जाता है। तो किशोर अवस्था की जो शारीरिक विशेषताएं हैं वो इस तरह से होती हैं। और मानसिक विशेषताओं की अगर हम बात करें तो किशोरों में शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि इसके साथ साथ होती है। इस अवस्था में आलोचना करने की योग्यता, निर्णय लेने की योग्यता, नए नए विचारों और आदर्शों को ढूंढने की योग्यता भी विकसित होती है। इस अवस्था में मानसिक तनाव, कुंठा तथा चिंता बढ़ने लगती है। उनकी उच्च आकांक्षाएं होती हैं। कभी कभी उनका व्यवहार आक्रामक भी हो जाता है। तो किशोर अवस्था में जो मानसिक स्थिति होती है वो कुछ इस तरह से एक बच्चे के अंतर्गत देखी जा सकती है। तो किशोर अवस्था की दो विकासात्मक विशेषताएं कौन कौन सी हो गई, एक तो शारीरिक विशेषताएं और एक मानसिक विशेषताएं। तो आप इसे इस तरह से लिख देंगे। देख लेते हैं इसको इंग्लिश मीडियम में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे है डिस्क्राइब एनी टू डेवलपमेंट फीचर्स ऑफ एडोलसेंस। तो सबसे पहले फिजिकल कैरेक्टर स्केच एंड मेंटल। तो एक फिजिकल हो गया एंड एक आपका मेंटल होगा। तो ये दोनों के जो पॉइंट्स है वो आप इस तरह से लिख देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में पूछा गया है हमसे, एक सेकेंड, एक जेड, हाँ 13 में पूछा गया है खेल प्रशिक्षण से क्या अभिप्राय है। खेल प्रशिक्षण के दो सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो खेल प्रशिक्षण उच्चतर प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने की एक जटिल प्रक्रिया है। यह सारी प्रक्रिया के द्वारा व खेल प्रशिक्षण की सहायता से खिलाड़ी के स्तर में सुधार लाया जाता है। तो देखिए खेल प्रशिक्षण क्या है, खेल प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो खिलाड़ी को तैयार करने की एक, ये जो है खेल प्रशिक्षण कह लीजिए, ये क्या है कि ये एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसमें खिलाड़ी को तैयार किया जाता है। यह सारी प्रक्रिया के द्वारा खेल और प्रशिक्षण की सहायता से खिलाड़ी का जो स्तर होता है, वो जिस तरह से खेल रहा होता है, उसमें सुधार लाया जाता है। सबसे पहला सिद्धांत है अतिभार का सिद्धांत। इसका अर्थ है खिलाड़ियों के प्रदर्शन में बढ़ोतरी करने के लिए प्रशिक्षण भार को बढ़ावा चाहिए। उदाहरण के लिए सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए मांसपेशियों को उससे अधिक लंबी अवधि तक कार्य करना चाहिए जितना वे अभ्यस्त हो चुकी हैं। जितने यानी कि वो व्यक्ति जो है उसकी मांसपेशियां जितना कार्य करती हैं उसे और अधिक कार्य करने की जरूरत है। सेकंड है प्रगति क्रम का सिद्धांत।
इस सिद्धांत के अनुसार अतिभार 1090 को धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि खिलाड़ी को इसे संभालने में आसानी हो। प्रगति कम सिद्धांत हमें उचित विश्राम व पुनः शक्ति प्राप्त का एहसास भी कराता है। थर्ड है विविधता का सिद्धांत। एक सफल प्रशिक्षक को खिलाड़ी की रुचि तथा अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में विविधताओं को शामिल करना चाहिए। विविधता के रूप में व्यायाम की प्रकृति, समय, पर्यावरण में बदलाव आदि के द्वारा लाई जा सकती है। तो ये चीज आपको बच्चों समझ में आ गई, प्रगति कम सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, और ये आपका था, एक सेकेंड, हाँ, एक ये था आपका अतिभार का सिद्धांत। तो खेल प्रशिक्षण क्या है, इसके दो सिद्धांत, अतिभार का सिद्धांत, प्रगति क्रम सिद्धांत और विविधता का सिद्धांत। इंग्लिश में देख सकते हैं कैसे लिख देंगे। तो देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, मेंशन टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड एंड प्रोग्रेशन प्रिंसिपल, और जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की परिभाषा जो है वो इन दो लाइन में कन्वर्ट की गई है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आई होप आप सभी को आता होगा। वृद्धि और विकास में कोई दो अंतर, ठीक है, 3 मार्क्स का है, तो यहाँ पे दो अंतर आपको समझाना है। तो वृद्धि और विकास में अंतर, सबसे पहले वृद्धि की बात करते हैं। तो वृद्धि एक परिणात्मक होती है। वृद्धि में शरीर के अंगों जैसे कि दिमाग आदि की ऊंचाई, भार, आकार एवं रूप सम्मिलित होता है। वृद्धि मापने योग्य एवं प्रत्यक्ष होती है। वृद्धि एक सीमित अवधि अर्थात एक विशेष आयु तक ही होती है। वृद्धि व्यक्तित्व को एक मतलब कि एक पहला के बारे में परंतु सीमित विस्तार तक बताती है। देखिए यहाँ पे क्या है इस पॉइंट का मतलब, वृद्धि जो है वो व्यक्तित्व को एक पहल के बारे में परंतु सीमित विस्तार तक बता दे। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे छोड़िए, आप ये 4 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो वृद्धि की ये बातें होती हैं। अब विकास में क्या सम्मिलित है, तो विकास में भी 5 बातें सम्मिलित है। विकास जो है वो गुणात्मक के साथ साथ परिणात्मक भी होता है, यानी कि उसमें गुणात्मक तो होता ही है, साथ में इसका परिणाम भी होता है। विकास में शारीरिक बदलावों के साथ साथ सामाजिक एवं भावनात्मक बदलाव भी शामिल होता है। विकास केवल पारिवारिक व्यवहार द्वारा देखा जा सकता है एवं यह अप्रत्यक्ष होता है। फोर्थ है, विकास कभी एक आयु तक नहीं होता है, बल्कि ये मृत्यु तक होता ही रहता है। जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाएगी एक व्यक्ति का विकास होता ही रहेगा। फिफ्थ है, विकास व्यक्तित्व के सभी पक्षों के साथ संबंध रखता है एवं इसका इसका जो विस्तार है वो काफी विशाल है वृद्धि के मुकाबले। तो वृद्धि में क्या अंतर है, वृद्धि और विकास में कोई दो अंतर, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिए हैं दो अंतर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 था हमारा, स्टेट एनी टू डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो फर्स्ट हमने देखा ग्रोथ के बारे में 5 पॉइंट, देन हम देख रहे डेवलपमेंट के बारे में आपके ये 5 पॉइंट। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा सेक्शन सी आता है। तो सेक्शन सी को पढ़ने से पहले मैं आपको दोबारा से सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से फिर से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक शारीरिक शिक्षक की भूमिका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या हो सकती है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में आप इसे इस तरह से लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन है मतलब 11 है, संसाक्षण विधि के लाभ लिखिए। तो सबसे पहले विधि क्या है और इसके लाभ क्या है। फिर अथवा देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है आपका। हिंदी मीडियम में है कि किशोर अवस्था की किन्हीं 2 विकासात्मक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पहले शारीरिक विशेषताएं और फिर मानसिक विशेषताएं। आगे है इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है यहाँ पे, डिस्क्राइब एनी 2 डेवलपमेंट फीचर्स ऑफ एडोलसेंस। 13 है, खेल प्रशिक्षण से क्या अभिप्राय है और खेल प्रशिक्षण के 2 सिद्धांतों का आपको उल्लेख करना है। तो पहले अर्थ क्या है, अतिभार का सिद्धांत, प्रगति क्रम का सिद्धांत और विविधता का सिद्धांत। उसके बाद ये हिंदी इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है, व्हाट इज मीन्ड बाय स्पोर्ट ट्रेनिंग, मेंशन एनी 2 प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वृद्धि और विकास में अंतर बताना है। तो वृद्धि क्या है और विकास क्या है ये आपने समझ लिया। उसके बाद 14th में स्टेट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो फर्स्ट ग्रोथ एंड सेकंड आपका डेवलपमेंट। तो कंप्लीट हो गया आपका सेक्शन बी। सेक्शन सी की तरफ बढ़ जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी है अब आपका, इसमें आपके 4 अंक के प्रश्न हैं, आपके 4 है लेकिन आपको 4 में से 3 के उत्तर देने। तो देख लेते हैं सबसे पहले तो ताड़ासन। क्वेश्चन नंबर 15 है, ताड़ासन किसे कहते हैं, इसकी विधि एवं इसके लाभ। तो 1 मार्क्स आपका इसका हो गया, 1 मार्क्स इसका हो गया और 2 मार्क्स इसके हो गए। तो देखिए एक ही प्रश्न में आपके 3 प्रश्न पूछे गए। ताड़ासन किसे कहते हैं, तो ताड़ासन एक ऐसा योगासन है
जो मांसपेशियों को ही नहीं बल्कि सूक्ष्म मांसपेशियों को भी बहुत हद तक लचीला बनाता है। ठीक है, क्या करता है, बहुत हद तक लचीला बनाता है, किसे, मांसपेशियों को, और जो सूक्ष्म मांसपेशियां हैं उन्हें भी। तो अब इसकी विधि जान लेते हैं। तो ताड़ासन की विधि क्या होती है? इसके लिए आप सबसे पहले खड़े हो जाइए और अपने कमर और गर्दन को सीधा रखें। दूसरा, अब आप अपने हाथ को सिर के ऊपर करें और सांस लेते हुए धीरे धीरे पूरे शरीर को खींचें। थर्ड, खिंचाव को पैर की उंगली से लेकर हाथ की उंगली तक महसूस करें। इस अवस्था को कुछ समय के लिए बनाए रखें और फिर सांस ने छोड़ें, मतलब सांस को छोड़ दीजिए। फोर्थ है, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथ एवं शरीर को जैसे आप पहली अवस्था में थे वैसी अवस्था में लेकर आ जाइए। तो ताड़ासन क्या है, ताड़ासन की विधि क्या है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब समझिए ताड़ासन योग के फायदे। तो फायदे देखते हैं। सबसे पहले ताड़ासन वजन कम करने में सहायक होता है। जो व्यक्ति मोटे हैं, जिनको लगता है वजन कम नहीं हो रहा मेरा, तो वो ताड़ासन आसन कर सकते हैं। सेकंड है, ताड़ासन हाइट बढ़ाने में भी सहायक होता है। ताड़ासन पीठ का जो दर्द होता है उसमें भी आराम देता है। नसों में और मांसपेशियों के दर्द को खत्म करता है। घुटने के दर्द में राहत मिलती है। चलने की हमें कला सिखाता है, किस तरह से व्यक्ति को चलना चाहिए। ये सारी चीजें यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ताड़ासन काफी महत्वपूर्ण है। तो ताड़ासन किसे कहते हैं, ताड़ासन की विधि और ताड़ासन के योग के फायदे क्या क्या हैं, ये सारे पॉइंट्स आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। इंग्लिश मीडियम में देख लें तो व्हाट इज ताड़ासन कॉल्ड एंड राइट एनी मेथड। ठीक है, सॉरी, पहले मेथड एंड बेनिफिट। तो एक्सप्लेनेशन, ताड़ासन मेथड लाइक दिस एंड ताड़ासन बेनिफिट्स ऑफ योगा लाइक दिस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप इस तरह से ये लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ जाएं। देखिए, किशोर अवस्थाओं की समस्या, एक सेकेंड, हाँ, किशोर अवस्था की समस्याओं को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आपको यहाँ पे किशोर अवस्था की जो समस्याएं होती हैं उसको समझाना है, कौन कौन सी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली है आक्रामक व्यवहार की समस्या। इस अवस्था में किशोर आक्रामक व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो बातों में आक्रामक व्यवहार करते हैं, वे जल्दी ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। जब कोई कार्य करने के लिए कहा जाता है तो वे उस कार्य करने से इनकार कर देते हैं। इसके साथ साथ नायक बनने की भी कोशिश करते हैं, यानी कि करते कुछ नहीं है लेकिन फिर भी वो एक हीरो बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा है सामंजस्य और स्थिरता में कमी। किशोरों की स्थिरता कम होती है जिसके फलस्वरूप उनमें सामंजस्य करने की शक्ति नहीं होती। उनका व्यवहार भी स्थिर नहीं होता है। वे जीवन में आगे आने वाली समस्याओं में समझौता नहीं करना चाहते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि वे अपने परिवार में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। वे घर में एक स्वतंत्र वातावरण में हो जाते हैं, यानी कि उस घर में फैमिली में अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से किस तरह से बोलना चाहिए, वो उनके तरह बोलने की वो एक कला नहीं होती है और वो एक तरह से अपने आप को उस परिवार से स्वतंत्र मानते हैं, वो कुछ भी करते हैं। थर्ड है महत्व की अनुभूति। महत्व की अनुभूति मतलब कि किशोर स्वयं को महत्वपूर्ण समझने लगता है। वह सोचता है उसे भी सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन उसके माता पिता उसे गंभीरता से नहीं लेते। वह किशोर की भावना को समझने में विफल रहते हैं। यही कारण है यह खुद को महत्वहीन समझने लगते हैं। तो आपको समझ में आ गया बच्चों, किशोर अवस्था जो है उसमें जो किशोरों की जो समस्याएं हैं वो कुछ इस तरह से देखने को मिलती हैं। ठीक है, और देख लेते हैं, आपके 2 पॉइंट अभी और हैं। फोर्थ है कैरियर चयन में समस्या। तो कैरियर चयन में कौन सी समस्या आती है? किशोरों के कैरियर का चयन माता पिता के द्वारा किया जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि किशोर अपने कैरियर के बारे में परिपक्व नहीं है। अपने फैसलों का चुनाव स्वयं करना चाहता है और उसके व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आता है, यानी कि कैरियर को लेकर उसके माता पिता ही डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करने वाला है ये, लेकिन वो बच्चा जो है किशोर अवस्था में वो ये चाहता है कि सारे फैसले मैं खुद लूं। ठीक है। फिफ्थ है शारीरिक समस्याएं। लड़कों और लड़कियों को उनमें बाहरी और आंतरिक परिवर्तनों के कारण कई बार अनावश्यक चिंता भी होती है। आपको पता है कि जैसे जैसे लड़के और लड़कियां बड़े होते जाते हैं उनमें शारीरिक, आंतरिक और बाहरी परिवर्तन भी आते हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है कि वो चिंतित हो जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। बल्कि ये तो उनके क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो आपके शरीर में बदलाव आते जाते हैं। तो उन्हीं बदलाव को ये लोग क्या समझते हैं कि बहुत बड़ी समस्या हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो किशोर अवस्था में ये 5 जो समस्या है वो आपको समझ में आ गई। आक्रामक व्यवहार की समस्या होती है,
सामंजस्य और स्थिरता में कमी आती है, महत्व की अनुभूति होती है, कैरियर के चयन की समस्या आती है इनके सामने, और कुछ शारीरिक समस्याएं भी सामने इनके आती है। तो क्वेश्चन नंबर सेक्शन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम की बात कर लेते हैं। तो डिस्क्राइब एनी डिटेल द प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस। तो सबसे पहली है प्रॉब्लम ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर, सेकंड है लॉस ऑफ पोजीशन एंड स्टेबिलिटी, सेकंड है सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस, डी है कैरियर सिलेक्शन प्रॉब्लम, एंड ई है आपका फिजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो डिस्क्राइब एनी डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस कौन कौन सी हैं? प्रॉब्लम ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर, लूज एंड क्वेश्चन एंड स्टेबिलिटी, सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस, कैरियर सिलेक्शन प्रॉब्लम, एंड ये है आपका फिजिकल प्रॉब्लम्स। तो आपको समझ में आ गया बच्चों? इस तरह से आप ये सारे पॉइंट्स अपने आंसर में लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। ये प्रश्न काफी अच्छा है और काफी बड़ा भी है। ठीक है, वैसे बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जो है वो थोड़ा आपके चैप्टर के अंदर से पूछा गया है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विकास में परामर्शदाता का क्या योगदान होता है? परामर्शदाता यानी कि जो किसी को परामर्श देता है उसका क्या योगदान होता है? तो परामर्शदाता का, देखिए परामर्शदाता का कार्य सभी बच्चों की सहायता करना है, जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल हैं। परामर्शदाता की सहायता एवं सकारात्मक योगदान से इन बच्चों की वृद्धि एवं विकास की दर बढ़ जाती है। देखिए पहला पॉइंट, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बचपन से ही व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम ना, देखिए एक सेकेंड इसको दोबारा पढ़ते हैं। देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बचपन से ही व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम न केवल उनके शैक्षणिक बल्कि भावनात्मक स्वास्थ्य और सामाजिक तालमेल में सकारात्मक बदलाव लाती है। इस प्रकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। सेकंड है परामर्शदाता विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी विशिष्टता के अनुसार उनके साथ परामर्श सत्र आयोजित भी करते हैं। परामर्शदाता व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रमों में बच्चों के अभिभावकों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है, ताकि वो आए अपने बच्चों की जो प्रगति है उसे भी देखें और बच्चों को जो प्रोत्साहन है उसे भी बढ़ाया जा सके। फोर्थ है विद्यालयों को अन्य शिक्षकों एवं कर्मचारियों से परामर्श और सहयोग कर विशेष बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार वातावरण उपलब्ध कराने में परामर्शदाता ही सहायक होते हैं। फिफ्थ है अन्य विद्यालयों में समाज के अन्य पेशों के विशेषज्ञ जैसे कि व्यावसायिक चिकित्सक, मनोचिकित्सक, भौतिक चिकित्सक आदि के सहयोग से विशेष बच्चों की सहायता करना परामर्शदाता के द्वारा ही होता है। परामर्शदाता विद्यालय में जिन बच्चों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है उनकी समय समय पर पहचान करते हैं और उनके लिए विशेष शिक्षा का निर्धारण भी करते हैं। ठीक है, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए परामर्शदाता जो है वो किस तरह से अपना योगदान देता है, क्या वो योगदान है, क्या वो प्रक्रिया है, तो वो सारी की सारी चीजें आप इस पॉइंट में यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, ये चीज जो है इसको आप समझ जाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पॉइंट आप यहाँ पे समझ गए परामर्शदाता का योगदान। अब देखिए व्हाट इज द रोल ऑफ काउंसलर इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो हाउ विल यू डू राइट लाइक आंसर दिस वन। तो सब देखिए यहाँ पे 5 पॉइंट आपके दिए गए हैं। तो ए बी सी डी और ये 5 पॉइंट आपके दिए गए। इन तरीकों से आप जो है इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, अगला है और सबसे आखिरी प्रश्न है हमारा 4 अंक का। इसमें पूछा गया है साहसिक क्रियाकलापों के दौरान क्या क्या करना चाहिए तथा क्या क्या नहीं करना चाहिए सूचीबद्ध कीजिए। अर्थात जब आप साहसिक क्रियाकलाप कर रहे होते हैं तो उस दौरान आपको क्या करना चाहिए ये समझाना है और आपको क्या नहीं करना चाहिए ये भी समझाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए सबसे पहला, साहसिक गतिविधियों को किसी प्रशिक्षित मार्गदर्शक की निगरानी में किया जाना चाहिए। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको इन गतिविधियों को मार्गदर्शन दे सके। गतिविधियों को करने वाले रास्ते व जगह का व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए ताकि वह उसे अपने रास्ते में कोई भी दुर्घटना का सामना ना करना पड़े। भागीदारों की सुरक्षा का ध्यान रखना तथा प्रथम उपचार है यानी कि उन्हें जो मेडिसिन वगैरह है वो सभी अपने साथ लेके चलनी चाहिए। फोर्थ है गुणवत्ता वाले उपकरणों का इंतजाम, यानी कि ऐसे उपकरण जो उन्हें इन साहसिक क्रियाकलापों के दौरान कार्य करने में मदद करते हैं उनका इंतजाम कर लेना चाहिए। कैंपिंग के दौरान किसी भी प्रकार के मौसम का सामना करने हेतु सबसे हमेशा पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए। नष्ट होने योग्य तथा नष्ट न होने वाले जीव पदार्थों के लिए कूड़ेदान का इंतजाम करें, यानी कि
जब भी वो कहीं पे खाना पीना खाएं तो उनके लिए एक डस्टबिन जो है छोटा सा वो अपने पास रखें, या फिर उसे कुछ ऐसे जैसे आपने कुछ खाना खाया तो उसे जमीन में दबा दिया, इस तरह से बस आपको क्या करना है, कूड़े को फैलाना नहीं है। कैंप साइट पर साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखना है। कैंपिंग के दौरान जंगल एवं पहाड़ में आग की सावधानी का इस्तेमाल कीजिए। मान लीजिए आप जंगलों में सर्दी के टाइम जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, जब आप उसमें आग जलाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये या कहीं जंगल में ना लग जाए। तो साहसिक क्रियाकलापों के दौरान जो आपको कार्य करने हैं वो है आपके ये वाले 8 पॉइंट। इन 8 में से आप कोई भी 5 याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब है साहसिक क्रियाकलापों के दौरान नहीं करने वाले कार्य। अब नहीं करने वाले कार्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला, कैंप साइट पर खाली बोतलें व खाने के पदार्थ नहीं फेंकने चाहिए। जब भी आप कहीं जाते हैं, अपना कैंप लगाते हैं, तो वहां पे आपको खाने की बोतलें और जो पदार्थ है वो नहीं फेंकने चाहिए। नदियों व तालाबों में कपड़े व बर्तन ना धोएं, यानी कि नदी जो है, छोटी मोटी नदी होते हैं, तालाब होते हैं, स्वच्छ तालाब, उसमें अपने कपड़े व बर्तन नहीं धोने चाहिए। पहाड़ों में टॉफी के रैपर, एल्युमिनियम फॉयल, प्लास्टिक का कैन, नदी के किनारे शौचालय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अर्थात पहाड़ों में जब आप जाते हैं तो पहाड़ों में गंदगी ना हो, इसलिए आप टॉफी के रैपर हो गया, एल्युमिनियम फॉयल जिसमें आप रोटी रखते हैं वो, और प्लास्टिक वगैरह जो है, एक से कूड़ा आपको नहीं करना है, और ना ही पहाड़ों के आसपास खुले में आपको शौचालय करना है। फोर्थ है, इस्तेमाल किए हुए रेनकोट व कपड़ों को नहीं छोड़ना है। अर्थात जो आपने रेनकोट इस्तेमाल किए हैं बारिश के मौसम में या फिर सर्दी के मौसम में कोई जैकेट वगैरह है, तो वो आपको वहीं पे नहीं छोड़नी है, आपको अपने साथ लेके आनी है। कैंपिंग क्षेत्र के आसपास पेड़ों को आपको नहीं काटना है। पीने के पानी, नदियों और नहरों को आपको प्रदूषण नहीं करना है, ये तो हमने यहाँ पे देख ही लिया था अभी। ध्वनि प्रदूषण से जीव जंतु को परेशान ना करें। ऐसा नहीं कि आप डीजे लेके गए, जंगल में डीजे बना रहे हैं, अगर कोई शेर आ गया ना तो खा जाएगा आपको, समझ गए। तो क्या करना है कि आपको जीव जंतुओं को परेशान ना हो, ऐसे आपको कोई भी ध्वनि यंत्र लेके नहीं जाने, लेके जाइए लेकिन उनका यूज सही तरीके से करिएगा। अगला देखिए, ये तो हो गया आपका हिंदी मीडियम में। इंग्लिश में देख लेते हैं। लिस्ट द डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग एडवेंचर एक्टिविटीज। तो सबसे पहले टू बी डन एंड एक सेकेंड नीचे आते हैं, ये तो हो गया टू बी डन एंड ये हो जाएगा नॉट टू बी डू, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में जो आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर था वो आपका यहाँ पे खत्म हो गया। तो सेक्शन सी आपको मैं आपका दोबारा से दिखा देता हूँ। क्वेश्चन 15 था, ताड़ासन किसे कहते हैं, इसकी गतिविधि एवं लाभ लिखिए, ठीक है। तो ताड़ासन, गतिविधि एवं लाभ। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा आंसर एक ही आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। किशोर अवस्था की समस्याओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो आक्रामक व्यवहार की समस्या, सामंजस्य और स्थिरता में कमी, महत्व की अनुभूति, कैरियर के चयन की समस्या, शारीरिक विशेषताएं। 16, describe any details problems of adolescence, problems of aggressive behavior, loose caution and stability, sense of importance, career selection problems and physical problems। 17 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विकास में परामर्शदाता का क्या योगदान होता है, ये भी समझ में आ गया होगा। What is the role of a counselor in the development of children with special needs? So how would you like right answer like this one? साहसिक क्रियाकलापों के दौरान क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए वो ये कार्य हैं, और क्या नहीं करने चाहिए वो ये कार्य हैं। देन इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैं, और जो आपको करने हैं वो ये वाले हैं, नहीं करने वो ये वाले हैं। तो इस तरह से बच्चों आपका जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे हम खत्म करते हैं। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाले हैं। सब्सक्राइब करने के बाद इस ऑल बेल पे इसे सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो यहाँ पे चैनल पे जब आप आएंगे, ठीक है, तो ये आपको एक सेक्शन मिलेगा प्लेलिस्ट का सेक्शन, इसे जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बहुत सारी प्लेलिस्ट के लिंक आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। जैसे कि क्लास 11 के आपको अगर सभी के सभी सैंपल पर देखने हैं तो वो आप इस वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये है आपकी, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 11 सैंपल पेपर सॉल्यूशन 2021-22 टर्म 2, तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर आपको अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन है, पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी, ये यहाँ पे सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हम
आज की जो वीडियो है उसे यहीं पे एंड करते हैं। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।